तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट समाधान एकेडमी में। और मैं हूं लॉयर हिमांशु बोर। और आज हम जो है MPLRC का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे आप चैप्टर 5 देखेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन। ये तीन टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे अध्याय 5 में। तो आज ये तीन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और आज ये तीन टॉपिक के ये देखने से पहले आपको एक बात बता दूं कि पिछला वीडियो हमने राजस्व मंडल का डाला था MPLRC से रिलेटेड। तो वो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि राजस्व मंडल क्या है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने आज एक और वीडियो लेकर के आया है, अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन। आज अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके ये तीनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक। और आपके एग्जाम में कोई अगर आप LLB सेमेस्टर में हैं तो उसमें 5 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है अपील से, पुनरीक्षण से और पुनर्विलोकन से। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक। और जो जो मैं बताऊंगा वो आप पेपर में लिख के आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं भाई। देखिए, MPLRC का जो चैप्टर 5 है, चैप्टर क्या है? चैप्टर 5। चैप्टर 5 में आप धारा 44 देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगी? अपील देखने को मिलेगी। पुनरीक्षण आपको धारा 50 में देखने को मिलेगा और पुनर्विलोकन आपको धारा 51 में देखने को मिलेगा, 51 में देखने को मिलेगा। तो ये तीनों धाराओं का अध्ययन करेंगे और इस बीच में जितनी भी धारा इंपॉर्टेंट धारा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। आइए देखते हैं। अब देखिए अपील। अपील का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अपील का मतलब समझिए। अपील का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई डिस्प्यूट, आपका भूमि से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है जो कि तहसीलदार साहब सुन रहे हैं। तहसीलदार साहब क्या है? एक राजस्व अधिकारी है। तो राजस्व अधिकारी को काय का दर्जा भी प्राप्त है, वो राजस्व न्यायालय का, ठीक है ना। तो वो कोई अगर मामला सुन रहे हैं तो और उसमें कोई अगर वो आदेश पारित कर देते हैं और उस आदेश से आप अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो उस आदेश की अपील आप किसके पास करेंगे? SDO साहब के पास करेंगे, जो सब डिविजनल ऑफिसर हैं, ठीक। उनके पास आप अपील करेंगे तो वही वही जो आवेदन आवेदन देंगे वही क्या कहलाएगा? अपील करे, अपील कहलाएगा, ठीक। तो अपील का मतलब आपने समझा। अब देखिए धारा 44 में बताया गया है अपील तथा अपीली प्राधिकारी, कि आप किसके पास अपील करेंगे, कौन कौन से प्राधिकारी हैं जिनके पास आप अपील कर सकते हैं, ठीक। तो आप पहले देखेंगे, ये स्लाइड है, इसमें लिखा हुआ पूरे किसके पास क्या करेंगे। मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि कौन सी अपील किसके पास होगी। पहली अपील कौन सुनेगा, दूसरी अपील कौन सुनेगा, ठीक। पहले हम समझ लेते हैं। आइए देखिए, पहला देखिए, अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर है, कोई राजस्व अधिकारी है, तो SDO साहब के जो सब डिविजनल ऑफिसर के अधीनस्थ जितने भी अधिकारी होंगे, अगर वो कोई आदेश पारित करते हैं तो वो उसकी अपील किसके पास होगी? SDO साहब के पास होगी, ठीक है भाई। दूसरा देखिए, अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर किसके अधीनस्थ है? डिप्टी सर्वे ऑफिसर के, डिप्टी सर्वे ऑफिसर के अधीनस्थ है तो उसकी अपील किसके पास होगी? डिप्टी सर्वे ऑफिसर के पास होगी, ठीक है। किसके पास होगी? डिप्टी सर्वे ऑफिसर के पास होगी। सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी जिसे बोलते हैं हम, तो किसके पास होगी? उप सर्वेक्षण अधिकारी के पास होगी। अब मान लीजिए कोई पहली अपील सुन रहा है, कोई SDO साहब पहली अपील सुन रहे हैं, तो इसकी अपील किसके पास होगी? इसकी अपील होगी कलेक्टर साहब के पास। किसके पास होगी? कलेक्टर साहब के पास। और अगर पहली अपील मान लीजिए डिप्टी सर्वे ऑफिसर सुन रहे हैं, डिप्टी सर्वे ऑफिसर सुन रहे हैं, तो इसकी अपील होगी डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के पास, जिसे बोलते हैं हम जिला सर्वेक्षण अधिकारी, जिला सर्वेक्षण अधिकारी, ठीक। कोई रेवेन्यू ऑफिसर जो SDO साहब के अधीनस्थ है, अगर वो कोई आदेश पारित करता तो पहली अपील किसको होगी? SDO साहब के पास होगी। कोई ऐसा अधिकारी जो डिप्टी सर्वे ऑफिसर के अधीनस्थ है तो उसकी पहली अपील करने का अधिकार किसके पास होगा? प्राधिकारी कौन होगा? डिप्टी सर्वे ऑफिसर होगा, ठीक। और मान लीजिए कोई आदेश ऐसा पारित ऐसा अधिकारी कर रहा है जो कौन है? SDO है, उसकी पहली अपील सुनने का अधिकार किसके पास होगा? कलेक्टर साहब की। और कोई ऐसा प्राधिकारी जो डिप्टी सर्वे ऑफिसर है और वो अगर कोई आदेश पारित कर रहा है तो वो उसकी अपील किसके पास होगी? डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर यानी जिला सर्वेक्षण अधिकारी के पास पे क्या होगी? पावर होगी, शक्ति होगी उसके पास, मतलब जो प्राधिकार होगा कि वो अपील सुन सकता है। कौन? जिला सर्वेक्षण अधिकारी, ठीक। ये बात थी ये बात थी हमारे कलेक्टर साहब तक, ठीक। अब आगे देखिए, ये इतना इतना समझ में आया?
इतना समझ में आया ना आपको? आगे देखिए, अब मान लीजिए कोई ऐसा आदेश है जो कलेक्टर साहब कर रहे हैं। अब कोई आदेश ऐसा है जो कौन पारित कर रहा है? कलेक्टर साहब। अब ऐसा कोई आदेश है जो कलेक्टर साहब पारित कर रहे हैं, आदेश पारित कर रहे हैं, ठीक। तो अब उसकी अच्छा, इसमें एक चीज और छूट गई ना, इसमें और आता है एक और, देखिए। एक आता सहायक कलेक्टर, एक होते हैं भैया सहायक कलेक्टर साहब, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। एक होते हैं आपके संयुक्त संयुक्त कलेक्टर होते हैं, और एक आपका होता है सहायक, हो गया सहायक, संयुक्त, और एक और कौन से होते हैं? आपके डिप्टी कलेक्टर साहब, आपके डिप्टी डिप्टी कलेक्टर साहब। अब इनने कोई आदेश पारित किया है तो किसके पास होगी? ये भी होगी किसके पास? कलेक्टर साहब के पास। ठीक। कोई सहायक कलेक्टर है, कोई संयुक्त कलेक्टर है, कोई डिप्टी कलेक्टर है, तो वो अगर कोई आदेश पारित करते हैं तो पहली अपील सुनने का अधिकार किसके पास होगा? वो होगा हमारे कलेक्टर साहब के पास। वो होगा हमारे पास किसके पास? कलेक्टर साहब के पास, ठीक। अब मान लीजिए, अब ऐसा कोई, अब कोई ऐसी अपील है जो कौन सुन रहा है भाई? जहां स्वयं कलेक्टर साहब कोई अपील, जहां पे कोई, अब ऐसा कोई आदेश है जहां स्वयं कलेक्टर साहब कोई आदेश पारित कर रहे हैं, जहां स्वयं कलेक्टर साहब कोई आदेश पारित कर रहे हैं, तो अब कलेक्टर साहब की आदेश पारित करने के बाद में प्रथम अपील कौन सुनेगा? बिल्कुल, आयुक्त सुनेगा। आयुक्त यानी कमिश्नर, कमिश्नर साहब सुनेंगे। अब कोई कमिश्नर साहब जो है आदेश पारित कर रहे हैं, आयुक्त कोई आदेश अगर पारित कर रहा है तो कौन सुनेगा? तो फिर सुनेगा मंडल। इतना क्लियर हुआ? अगर कोई आदेश कौन सुन रहा है? कलेक्टर साहब सुन रहे हैं, तो आयुक्त सुनेगा। और अगर कोई आयुक्त कोई आदेश कोई पारित कर रहा है तो कौन सुनेगा? मंडल सुनेगा। इसमें एक चीज और है, कोई अगर जिला सर्वेक्षण अधिकारी, इसको यहाँ पे ऐड करिएगा, यहाँ पे अगर कोई जिला सर्वेक्षण अधिकारी है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, अगर कोई जिला सर्वेक्षण अधिकारी है, उसकी अपील किसके पास जाएगी? उसकी अपील भी आयुक्त के पास जाएगी। इसके पास जाएगी, आयुक्त के पास जाएगी। इतना समझ में आया? कोई जिला सर्वेक्षण अधिकारी भी है, उसकी अपील किसके पास जाएगी? कोई जिला सर्वेक्षण अधिकारी तो उसकी अपील भी किसके पास जाएगी? आयुक्त के पास जाएगी, ठीक है ना। आगे आइए, देख लेता हूँ, पहले आपको समझा देता हूँ मैं क्या क्या बताया पहले। पहले तो देखिए, ऐसा कोई रेवेन्यू ऑफिसर जो एसडीओ साहब के अधीनस्थ हो, तो पहली अपील किसको होगी? एसडीओ साहब को होगी। ऐसा कोई अधीनस्थ अधिकारी कोई ऐसा आदेश पारित कर रहा है जो डिप्टी सर्वे ऑफिसर के पास अधीनस्थ होगा, तो पहली अपील कौन सुनेगा? डिप्टी सर्वे ऑफिसर सुनेगा, उप सर्वेक्षण अधिकारी सुनेगा। और अगर कोई ऐसा अगर कोई ऐसी आदेश कोई पारित कर रहा है, कौन? एसडीओ साहब कोई आदेश पारित कर रहे हैं कोई आदेश अगर एसडीओ साहब पारित कर रहे हैं, उसको कौन सुनेगा? पहली अपील में कलेक्टर सुनेगा। और अगर कोई डिप्टी सर्वे ऑफिसर कोई आदेश पारित कर रहे हैं, तो उसकी पहली अपील कौन सुनेगा? जिला सर्वेक्षण अधिकारी सुनेगा। और ऐसा कोई आदेश जो सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर अगर कोई आदेश पारित कर रहे हैं, तो उसकी प्रथम अपील कौन सुनेगा? उसकी प्रथम अपील सुनेंगे कलेक्टर साहब। अब एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया, कलेक्टर कलेक्टर अगर कोई आदेश पारित कर रहे हैं तो उसकी अपील कौन सुनेगा? आयुक्त सुनेगा, ठीक है भाई। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया कि अगर कोई जिला सर्वेक्षण अधिकारी है और वो कोई आदेश पारित कर रहा है, तो उसकी अपील कौन सुनेगा? उसकी अपील भी आयुक्त सुनेगा। और अगर कोई आदेश आयुक्त पास कर रहा है, कोई आदेश आयुक्त पारित कर रहा कोई आदेश आयुक्त पारित कर रहा है, तो वो उसकी अपील कौन सुनेगा? पहली वाली वो सुनेगा मंडल, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर था।
आओ वो स्लाइड भी देख लेता हूँ। वो स्लाइड जो मैंने बताया वही चीज़ स्लाइड में लिखी हुई है, स्लाइड पढ़ लेते हैं भाई एक बार। देखिए पढ़िए पहले क्या लिखा है। अपील, यदि ऐसा आदेश उपखंड अधिकारी, ये देखिए उपखंड अधिकारी यानी एसडीओ साहब, उपखंड अधिकारी, ये हाईलाइट किया मैंने। उपखंड अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी ने पारित किया तो उपखंड अधिकारी सुनेगा। मतलब वही कि उपखंड अधिकारी के जो अधीनस्थ होगा, अगर कोई वो आदेश पारित करेगा, उसकी पहली अपील होगी उपखंड अधिकारी के पास। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखना, एक क्वेश्चन याद रखना यहाँ पे कि सबसे छोटा अपीलीय न्यायालय, तो वो है सबसे छोटा अपीलीय न्यायालय। सबसे छोटा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? वो है उपखंड अधिकारी। ठीक, दूसरा पॉइंट पढ़िए। यदि ऐसा आदेश उप सर्वेक्षण अधिकारी, अब यहाँ पे फिर दिया हुआ है उप सर्वेक्षण अधिकारी, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? उप सर्वेक्षण अधिकारी, डिप्टी सर्वे ऑफिसर कि अधीनस्थ राजस्व अधिकारी ने पारित किया है तो उसकी पहली अपील किसको होगी? उप सर्वेक्षण अधिकारी यानी डिप्टी सर्वे ऑफिसर को होगी। मतलब वही कि उप सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ कोई अधिकारी होगा तो वो क्या करेगा? पहली अपील कहां पे होगी? उप सर्वेक्षण अधिकारी के पास होगी, वो इस मामले को सुनेगा। तीसरा पढ़िए, यदि ऐसा आदेश उपखंड अधिकारी ने पारित किया है तो, अब उपखंड अधिकारी एसडीओ साहब कोई आदेश पारित कर रहे हैं तो इसकी अपील कहां पे होगी? पहली वाली, पहली होगी आपकी कलेक्टर साहब के पास में। ठीक है भाई। यदि ऐसा आदेश उप सर्वेक्षण अधिकारी ने पारित किया है, उप सर्वेक्षण अधिकारी का मतलब क्या होता है? डिप्टी सर्वे ऑफिसर, उप सर्वेक्षण अधिकारी, डिप्टी सर्वे ऑफिसर, उप सर्वेक्षण अधिकारी, डिप्टी सर्वे ऑफिसर ने कोई आदेश पारित किया है तो उसकी पहली अपील होगी जिला सर्वेक्षण अधिकारी। अब भाई ये जिला सर्वेक्षण अधिकारी ना कलेक्टर साहब ही होते हैं, वो पद दे देते हैं जिला सर्वेक्षण अधिकारी का, और जो ये जो डिप्टी सर्वे ऑफिसर है ना, वही बना देते हैं किसको? एसडीओ साहब को ही बना देते हैं। ठीक, तो एक बात याद रखिएगा, ये व्यक्ति वही रहता है, पद अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट पढ़िए, अगर कोई सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर, तो उसने अगर कोई आदेश पारित किया है तो उसका जो पहली अपील जाएगी किसको जाएगी? कलेक्टर साहब को जाएगी। ठीक, ये बात मैंने आपको पहले बताया। और यदि ऐसा आदेश कलेक्टर, यदि ऐसा आदेश कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी, ये हाईलाइट कर रहा हूं, ये पॉइंट देखिएगा, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी अगर कोई आदेश पारित करता है तो उसकी अपील किसके पास होगी? आयुक्त के पास होगी। और यदि ऐसा आदेश आयुक्त ने पारित किया है, अब कौन पारित कर रहा है आदेश? आयुक्त, तब जो है उसकी पहली अपील होगी मंडल के पास। ठीक, तो ये क्लियर है कि किसकी अपील किसके पास होगी। ये पूरे 7 पॉइंट थे कि किसकी अपील किसके पास होनी है, यहां पे मैंने आपको समझाया ये। ठीक, इतना समझ में आया? इसको आप बार बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे आइए, अब देखिए द्वितीय अपील की बात करते हैं कि द्वितीय अपील कौन कौन सुनेगा। तो यहाँ पे एक बात याद रखना कि द्वितीय अपील सुनने का किसके पास पावर है? केवल 2, एक है आपके आयुक्त साहब, एक है आपके आयुक्त, और दूसरा है आपका मंडल, दूसरा है आपका मंडल। ये ठीक, मैंने हाईलाइट कर दिया हूं। तो द्वितीय अपील केवल कौन सुन सकता है? केवल और केवल आयुक्त और मंडल। एक क्वेश्चन ये हो गया कि सेकंड अपील सुनने का अधिकार किसको है? आयुक्त और मंडल का। देखिए, अब ऐसी कोई प्रथम अपील जो किसके द्वारा पारित की गई है? उपखंड अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी, या कलेक्टर, या जिला सर्वेक्षण अधिकारी, या तो भैया क्या हो, या तो एसडीओ साहब ने पहली अपील सुनी, या उप सर्वेक्षण अधिकारी ने पहली अपील सुनी, या कलेक्टर साहब ने पहली अपील सुनी, या जिला सर्वेक्षण अधिकारी ने पहली अपील सुनी। अब उनने पहली अपील सुन ली है तो अब दूसरी अपील आप कहां करोगे? तो दूसरी अपील करोगे डायरेक्ट आप आयुक्त के पास। मैंने पॉइंट हाईलाइट किया हूं,
ठीक, इसको पढ़ेंगे आप। प्रथम अपील आपने कर दी है कहाँ पे, एसडीओ साहब के पास। अब यहाँ पे आएगा डिप्टी सर्वे ऑफिसर ने या कलेक्टर ने या जिला सर्वेक्षण अधिकारी ने कोई पारित कर दिया आदेश तो अपील में, तो उसकी सेकंड अपील कहाँ पे होगी, आयुक्त के पास होगी। ठीक है भाई। अब मान लीजिए पहली अपील सुन रहा है भैया आयुक्त, पहली अपील कौन सुन रहा है, आयुक्त, तो उसकी अपील किसके पास होगी, तो उसकी अपील होगी मंडल के पास। किसके पास होगी, मंडल के पास। यहाँ पे देखिए एक स्लाइड में समझा देता हूँ आपको। देखिए क्या बताया मैंने अभी, अगर प्रथम अपील, प्रथम अपील कौन सुन रहा है भाई, एक तो आपका सुन रहे हैं एसडीओ साहब, या तो आपके सुन रहे हैं डिप्टी सर्वे ऑफिसर, या आपके सुन रहे हैं कौन, कलेक्टर साहब, या आपके सुन रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। तो इसकी सेकंड अपील कौन करेगा, इसकी सेकंड अपील कौन सुनेगा, इसकी सेकंड अपील सुनेगा भैया हमारे आयुक्त साहब। कौन सुनेगा, आयुक्त साहब। अब पहली अपील सुन रहा है कौन, आयुक्त सुन रहा है। पहली अपील कौन सुन रहा है, आयुक्त सुन रहा है। तो इसकी सेकंड अपील होगी मंडल के पास। बस दो चीज थी समझने वाली, छोटी सी चीज आ गई होगी आसानी से समझ में। वही प्रथम अपील अगर एसडीओ, डिप्टी सर्वे ऑफिसर, कलेक्टर या डिप्टी सर्वे ऑफिसर, वो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर कोई पहली अपील सुन रहे हैं, तो उसकी सेकंड अपील सुनने का अधिकार तक किसके पास होगी, आयुक्त के पास होगी। ठीक है भाई। और कोई ऐसी अपील जो पहली अपील है और कौन सुन रहा है, वो आयुक्त सुन रहा है, तो उसकी सेकंड अपील कहाँ पे होगी, मंडल के पास होगी, बोर्ड के पास होगी। ठीक, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मंडल कौन सा सेक्शन में, राजस्व मंडल का गठन कौन सा सेक्शन में दिया है, आप मुझे बताएंगे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक, तो द्वितीय अपील यही कहती है। आगे आइए, आगे पढ़िएगा लिखा। अब द्वितीय अपील के आधार बताए गए हैं कि किन किन आधारों पर आप सेकंड अपील कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट पढ़िए। पहला पॉइंट कह रहा है कि भैया यदि मूल आदेश को प्रथम अपील में खर्चे के मामले के अतिरिक्त अन्य मामले में फेर पारित किया गया हो या उलट दिया गया हो, ऐसी कोई चीज हुई हो जिसमें मामला क्या हो, या तो आपने फेरफार कर दिया उसमें, या तो आपने मामले को उलट दिया हो प्रथम अपील में, खर्चे के मामले के अतिरिक्त, खर्चे के मामले के अतिरिक्त, खर्चे के मामले को छोड़ करके अगर कोई मामले में, कोई आदेश में अगर आपने क्या किया, फेरफार किया है या उसको उलट दिया है, तब आप अपील कर सकते हैं, सेकंड वाली। दूसरा पॉइंट पढ़िए। अब ये दूसरे वाले खा में, खा वाले पॉइंट में दिया हो, ये तीन आधार बताए गए हैं। तो पहला आधार पढ़िए। पहला आधार क्या लिखा है, यह कि आदेश विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल है। ऐसा कोई आदेश है जो विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल है, तब आप कर सकते हो सेकंड अपील। ठीक है भाई। दूसरा पढ़िए, यह कि आदेश द्वारा विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा संबंधी किसी सारवान विवादक का अवधारण नहीं हो सका हो। अब मामला ऐसा था कि जिस चीज के बारे में आपने अपील करी थी पहली वाली, उस चीज का ही क्या नहीं हो सका, सारवान विवादक का निपटारे नहीं हो सका, जो किससे रिलेटेड है, कोई विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा से रिलेटेड है। तो अब फिर आप कर सकते हैं, तब आप सेकंड अपील कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट पढ़िए कि यह कि इस संहिता द्वारा यथाविहित प्रक्रिया में ऐसी सारवान गलती या त्रुटि हुई है जिससे कि गुणागुणाधार पर मामले के विनिश्चय में गलती या त्रुटि उत्पन्न हुई है। अब भाई कोई मामला ऐसा था जो मेरिट में डिसाइड किया जाना था, लेकिन उसमें क्या हुई है, सारवान गलती या त्रुटि हुई है, तो उसके कारण से उस आधार में, गुणागुण आधार के कारण मामले में क्या हुई हो, गलती हुई हो या त्रुटि हुई हो, तो तब जो है आप क्या कर सकते हैं, सेकंड अपील कर सकते हैं। तो ये तीन आधार है, चार आधार है। एक तो ये सेकंड वाला पॉइंट में तीन बताए गए हैं और एक ये आधार बताया गया है। पहला क्या है कि कोई ऐसा आदेश है जिसमें आपने फेरफार उलट दिया हो खर्चे से अतिरिक्त। अब यहाँ पे दूसरा बताया गया, या तो कोई विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल हो। दूसरा पढ़िए, दूसरा क्या था, विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा संबंधी कोई सारवान विवादक का निपटारा नहीं हो सका हो, या फिर ऐसी कोई चीज हो। तीसरा कि जो सारवान गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो प्रक्रिया में, या जो भी, और जिसका मैटर क्या होना था, गुणागुण आधार पर, मेरिट के आधार पर तय करना था, पर उसमें भी क्या हुई हो, गलती हुई हो और त्रुटि हुई हो। तो उस आधार पे आप क्या कर सकते हैं,
सेकंड अपील कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे आइए। अब देखिए इसमें चौथा वाला पॉइंट पढ़िए क्या लिखा है। पुनर्विलोकन में किसी आदेश में फेरफार करते हुए या उलटते हुए पारित किया गया कोई आदेश उसी रीति में अपीलीय होगा जिस रीति में कि मूल आदेश अपीलीय होता है। किसी मामले का अगर कोई पुनर्विलोकन कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, तो उसमें अगर कोई फेरफार या मामले मैटर को उलट दिया गया हो, आदेश को उलट दिया गया हो, तब फिर जो है उसकी अपील हो सकती है मूल आदेश की तरह। ठीक, तो यही बता रहा है फोर्थ पॉइंट की अगर कोई पुनर्विलोकन में कोई मामला सुना गया और उसको अगर कोई किसी ने उसमें फेरफार किया है या उसको उलट दिया है, तब फिर उसकी अपील हो सकती है। ठीक, आगे आइए। अब 46 पढ़िए। 46 क्या कह रहा है, देखिए धारा 44 आपको बताया मैंने, वो धारा 44 था, 45 हटा दिया गया है। 46 में आइए। कतिपय आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। अब अपील कब नहीं होगी, अभी पहले बताया कि अपील कब करोगे, अब बता रहा अपील कब नहीं करोगे। धारा 46 वही बता रही, देखिए पढ़िए धारा 40 क्या कह रही। धारा 44 में अंतर्विष किसी बात की होती हुई, ठीक है भाई, पहला पॉइंट पढ़िए कि आप अपील कब नहीं कर सकते हो। ये वाला जो पॉइंट बताया गया ना, ये यहां से यहां तक 5 वाला पॉइंट, ये प्रथम अपील के बारे में है, और ये जो बताया गया ये सेकंड अपील के बारे में है। पहला पढ़िए, किसी भी ऐसे आदेश की, पहला, जिसके द्वारा किसी आवेदन को परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 में निर्दिष्ट आधारों पर विलंबन के विचारण के लिए मंजूर या नामंजूर किया गया। देखिए एक चीज बता दूं आपको, पुनर्विलोकन, अपील और पुनरीक्षण की जो परिसीमा है, टाइम लिमिट है, वो 45 दिन है। उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, अपील 45 दिन के अंदर या तो अपील करेंगे या तो पुनरीक्षण करेंगे या तो पुनर्विलोकन के लिए आप आवेदन करेंगे। ठीक है ना, तो वो ये बताया गया। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जब आप लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 देखेंगे तो उसमें बताया गया कि अगर जैसे मान लीजिए अब 45 दिन होगा और आपने ना आवेदन फाइल किया इस चीज से रिलेटेड, ना अपील से, पुनर्विलोकन से, ना पुनरीक्षण से, 45 दिन हो गए। अब धारा 5 आपको छूट देती है कि आप 45 दिन हो भी गए हैं तो भी आप इस धारा का प्रयोग करते हुए आवेदन कर सकते हैं। तो वही आवेदन अगर मंजूर या नामंजूर कर दिया है, तब फिर उस आवेदन के बाद अपील नहीं सुनी जाएगी। या तो मंजूर कर ले उस आवेदन को या तो नामंजूर कर ले। ठीक, तो यही कह रहा पहला वाला। और दूसरा वाला पॉइंट पढ़ी, पुनर्विलोकन के लिए किए गए किसी आवेदन को मंजूर किया गया है, पुनर्विलोकन के लिए नामंजूर किया गया, पुनर्विलोकन के लिए किसी आवेदन, आपने पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन लगाया और उसको नामंजूर कर दिया तो भी उसकी अपील नहीं होगी। तीसरा पॉइंट पढ़िए, आवेदन को जो स्टे के लिए नामंजूर या मंजूर किया गया, ऐसा कोई आवेदन लगाया है जिसमें स्टे चाहिए होता है, तो उसको मंजूर या नामंजूर कर दिया हो तो भी उसकी अपील नहीं होगी। और कोई ऐसा आदेश है जो अंतरिम नेचर का, टेम्परेरी है, अंतरिम स्वरूप का है, तो उसके उसमें भी जो है क्या होगी, आवेदन में अपील नहीं होगी। तो ये थी चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट पढ़िए। पांचवें पॉइंट में कुछ नहीं, ये धाराएं बताई गई हैं, धारा 29, 30, 104, 106। तो ये जो धाराएं हैं, इन धाराओं में अगर कोई आदेश पारित होता है तब भी फिर इसके खिलाफ जो है अपील नहीं हो सकती है। ठीक, और सेकंड वाले में, सेकंड अपील में यही बताया गया है, उसमें भी धाराएं बताई गई हैं, धारा 131 की उपधारा 1, 34, 73, 234, तो ये धाराएं बताई गई। अगर इन इन धाराओं में कोई आदेश पारित होता है तो उसकी भी अपील नहीं हो सकती। तो ये थी, आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। ठीक, आगे आइए। मैं जल्दी जल्दी पढ़ा के खत्म कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए परिसीमा की बात करते हैं कि कितने दिन के अंदर आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने लगा दिया है 45 दिन। धारा 47 कह रही है 45 दिन, धारा 47 कह रही है 45 दिन। देखो हमने पहले धारा 44 पढ़ा, फिर हमने धारा 46 पढ़ा, और अब आ रही धारा 47। धारा 45 को हटा दिया गया संशोधन करके, तो ये धारा 45 आपके में नहीं है। तो धारा 44 समझा, धारा 46 में आपने देखा कि किन मामलों में अपील नहीं की जा सकती, और धारा 47 आपका यही है, 45 दिन के भीतर आपको क्या करना होगा, अपील फाइल करनी होगी। अब पढ़िए, प्रथम तथा द्वितीय अपील का फाइल करने के लिए परिसीमा अवधि, आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है उसकी तारीख से 45 दिन होगी। ठीक है भाई, 45 दिन के भीतर आपको क्या करना होगा, आवेदन फाइल करना होगा। ठीक, आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, ठीक, उसकी तारीख से। चलिए अब आइए पुनरीक्षण। पुनरीक्षण का मतलब क्या होता है, आइए
पुनरीक्षण का मतलब ये होता है कि फिर से उस चीज का निरीक्षण करना। कोई आदेश पारित कर दिया, उस आदेश का फिर से निरीक्षण करना, तो पुनरीक्षण का मतलब ये होता है। और पुनरीक्षण का करने का अधिकार केवल 4 लोगों को है। पहला तो आपका मंडल, दूसरा आपका आयुक्त, तीसरा आपका कलेक्टर और चौथा आपका जिला सर्वेक्षण अधिकारी। तो ये आप मेन चीज याद रखेंगे। पहला किसको है? मंडल को है। दूसरा पुनरीक्षण करने का अधिकार किसको है? आयुक्त को है। तीसरा किसको है? कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी को है। ठीक, पढ़िए इसको क्या लिखा है। मंडल किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर, या तो स्वप्रेरणा से या तो पक्षकार के आवेदन पर क्या करेंगे आप? पुनरीक्षण करेंगे। कौन? मंडल। यहाँ पे भी स्वप्रेरणा से, ये मैंने हाईलाइट कर दिया वर्ड, इन वर्ड को पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है भाई, है ना। मंडल या तो खुद से सुओ मोटो, या तो पक्षकार के आवेदन पे सुन सकता है कोई भी पुनरीक्षण वाला आवेदन। आयुक्त साहब स्वप्रेरणा से या पक्षकार द्वारा आवेदन पर क्या कर सकते हैं? वो सुन सकते हैं, क्या पुनरीक्षण कर सकते हैं। ठीक, तो वो पुनरीक्षण किसका करेंगे? जो आदेश किसके द्वारा पारित हुआ है? आयुक्त द्वारा इस संहिता के अधीन आदेश पारित हुआ है। किसके द्वारा? आयुक्त के द्वारा। जो आयुक्त के द्वारा आदेश पारित किया गया उसका सुनेगा मंडल। जो कलेक्टर और जिला सर्वेक्षण अधिकारी, इनके द्वारा जो आदेश पारित किया गया उसकी पुनरीक्षण करने का अधिकार किसको है? आयुक्त को है। और कलेक्टर और जिला सर्वेक्षण अधिकारी, इनके जितने भी अधीनस्थ अधिकारी हैं, अधीनस्थ अधिकारी हैं, राजस्व अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं, उन सबके मामले को सुनने का अधिकार किसको है? कलेक्टर और जिला सर्वेक्षण अधिकारी। समझ लो। यहाँ पे समझा दूं क्या है एक नई स्लाइड में, देखो। समझो यहाँ पे पहली चीज तो पुनरीक्षण करने का अधिकार केवल 4 लोगों को। पहला आपका मंडल, दूसरा आपका आयुक्त, और तीसरा है आपका कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी। तो ये 4 हो गए जिला सर्वेक्षण अधिकारी। अब मंडल किसके किसके द्वारा पारित आदेश का पुनरीक्षण करेगा? तो वो करेगा आयुक्त, आयुक्त के आदेश का। और आयुक्त किसका करेगा? ये कलेक्टर, ये कलेक्टर साहब या जिला सर्वेक्षण अधिकारी, जिला सर्वेक्षण अधिकारी। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे। और कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी किसका सुनेगा? तो इसके अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हैं, अधीनस्थ, इसके अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हैं, उन सबका पुनरीक्षण कौन करेगा? कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी। तो 4 अथॉरिटी हैं, मंडल, आयुक्त, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी। मंडल सुनेगा आयुक्त का, आयुक्त सुनेगा कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी का, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी सुनेगा किसी भी अधीनस्थ प्राधिकारी का। ठीक है। आइए अब देखिए इसके आधार, कि किन आधारों पर पुनरीक्षण किया जा सकता है। इसमें एक वर्ड याद रखेंगे आप, अधिकारिता। क्या वर्ड याद रखेंगे? अधिकारिता, अधिकारिता। ये अधिकारिता वर्ड में आपका पूरा आधार बताया, ओवरऑल आधार पूरी अधिकारिता पर डिपेंड है। कैसे? पहला पॉइंट पढ़िए। ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो कि इस संहिता द्वारा उसमें निहित नहीं की गई। कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी ऐसा है जो अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर के कोई आदेश पारित कर दिया है, तब जो है उस चीज की क्या हो सकती है? पुनरीक्षण के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और उसका पुनरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है भाई, पहला पॉइंट, अधिकारिता से बाहर जाकर के कोई आदेश पारित हुआ हो, अधिकारिता से बाहर जाकर के कोई आदेश पारित हुआ हो। दूसरा क्या है? इस प्रकार निहित की गई अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा हो। कोई अधिकारिता उसको दी गई हो लेकिन उसका प्रयोग करने में वो क्या हो? असफल रहा हो। पहला क्या था? अधिकारिता का प्रयोग करने में, मतलब जो अधिकारिता तो थी ही नहीं, फिर भी उसने अपनी अधिकारिता का प्रयोग किया। दूसरा, अधिकारिता दी है लेकिन उसका प्रयोग करने में असफल हो गया। और फिर तीसरा कह रहा है कि
अधिकारिता का प्रयोग तो किया उनने, लेकिन कैसे किया? अविधिपूर्ण किया। कैसे किया? अविधिपूर्ण किया, अनलॉफुल किया। ठीक, तो 3 पॉइंट हो गए, 3 आधार बताए गए हैं, तीनों अधिकारिता से रिलेटेड है। पहला तो आपने अधिकारिता, पहली चीज तो आपको अधिकारिता थी नहीं, फिर भी आपने आदेश पारित किया। अधिकारिता थी पर अधिकारिता का प्रयोग करने में आप कैसे हो गए? असफल हो गए। और दूसरी चीज, तीसरी चीज, अधिकारिता का प्रयोग कैसे किया आपने? अविधिपूर्ण किया, अनलॉफुल किया। ठीक, तो ये थे 3 आधार। तो फिर क्या होगा? तो मंडल या आयुक्त या कलेक्टर जिला सर्वेक्षण अधिकारी मामले में ऐसा आदेश कर सकेंगे जैसा कि वो ठीक समझे। तो फिर वो क्या कर सकते हैं? आदेश पारित कर सकता कौन? मंडल, आयुक्त, कलेक्टर, जिला सर्वेक्षण अधिकारी, जैसा वो ठीक समझे, उचित समझे। ठीक, तो ये थे आधार, किसके? पुनरीक्षण करने के आधार। अब देखिए, पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन नहीं कर सकता। क्या लिखा है? पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन नहीं कर सकता। अब भाई कब नहीं कर सकते आप आवेदन? पहला पढ़िए, देखिए अगला पढ़िए। अगला पॉइंट लिखा, पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन नहीं कर सकते। अब आप कब आवेदन नहीं कर सकते हो? तो पहला पॉइंट पढ़िए क्या कह रहा है, पहला पढ़िए। इस संहिता के अधीन अपील किसी आदेश के विरुद्ध नहीं कर सकते, के विरुद्ध नहीं होगी। ठीक, पहली चीज तो अगर आप किसी चीज का आवेदन कर सकते हो, वो आवेदन का क्या कर सकते हो? अपील का आवेदन कर सकते हो, तो तब फिर आप अपील का करेंगे, पुनरीक्षण का नहीं करेंगे। ठीक है भाई। दूसरा पढ़िए, इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित आदेश, अगर आपने क्या किया, सेकंड अपील में भी कोई डिसीजन आ गया उस मैटर में, तो भी आप पुनरीक्षण के लिए आवेदन नहीं कर सकते। तीसरा, पुनरीक्षण में पारित किया गया आदेश, अब किसी चीज में पहले से ही आपने पुनरीक्षण का आवेदन पारित किया और उसमें कोई आदेश आ गया हो, तब फिर आप नहीं कर सकते। ठीक है। या चौथा पढ़िए, धारा 210 के अधीन आयुक्त के किसी आदेश के विरुद्ध, अब धारा 210 में एक आयुक्त आदेश पारित करते हैं, आयुक्त पारित करते हैं धारा 210 में एक आदेश, उसके खिलाफ भी जो है आप क्या नहीं कर सकते? पुनरीक्षण के लिए आवेदन नहीं कर सकते। और पांचवा पढ़िए, पांचवा लिखा है कि जब तक कि आदेश की तारीख से या पक्षकार को इसकी सूचना की तारीख से 45 दिन जो भी पश्चात हो उसके भीतर प्रस्तुत किया गया हो। 45 दिन के बाद आप आवेदन दायर नहीं कर सकते। कब? या तो आदेश की तारीख से 45 दिन हो, या तो पक्षकार को इसकी सूचना मिलने से 45 दिन हो। ठीक, तो आपको 45 दिन के भीतर ही पुनरीक्षण के लिए आवेदन करना होगा। तो ये 5 आधार थे। पहला था कि जिसकी अपील हो सकती है उसकी आप अपील करिए, पुनरीक्षण आप नहीं कर सकते। या तो दूसरा कि आपने सेकंड अपील फाइल कर दी और उसमें आदेश आ गया हो, तो भी नहीं कर सकते। या तो आपने पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया है, तो भी नहीं कर सकते। या तो आपने क्या किया हो, जो आदेश ऐसा हो जो धारा 10 में आयुक्त, धारा 210 में आयुक्त ने पास किया हो, उसमें भी आप आवेदन नहीं कर सकते। और 45 दिन के भीतर आपको आवेदन फाइल करना होगा पुनरीक्षण के लिए। अगर नहीं करते हैं तो फिर वो आवेदन आप नहीं कर सकते, अगर 45 दिन हो जाता है तो। ठीक है ना। तो ये 5 आधार थे कि कब आप आवेदन फाइल नहीं कर सकते पुनरीक्षण के लिए। आगे आइए, अब देखिए आदेशों का पुनर्विलोकन। अब लास्ट धारा हमारी धारा 51। पुनर्विलोकन का मतलब क्या होता है? पुनर्विलोकन का मतलब होता है रिव्यू, खुद से उस चीज को देखना कि भाई हमने क्या गलती करी है, अपने आप की गलती को सुधारना ही पुनर्विलोकन होता है। ठीक है ना। खुद खुद देखेंगे कि भाई अच्छा हमने इस आदेश में ये गलतियां करी, ये त्रुटि हुई हमसे, तो उसको आदेश को बदलना है या नहीं बदलना। तो पुनर्विलोकन का ही मतलब ये होता है कि खुद के द्वारा आदेश पारित किया गया और उसी आदेश को स्वयं ही देखना। ठीक, अगर कोई आदेश कोई कलेक्टर साहब पारित कर रहे हैं तो वो आदेश को फिर उठा करके, अगर कोई ऐसे आधार दिखते हैं, ग्राउंड दिखते हैं कि नहीं यार मुझसे कोई गलती हुई है, या कोई साक्ष्य दिखाई देते हैं, तब फिर वो खुद उठा करके उस मामले को देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं जूम कर देता हूं। देखिए, आदेश का पुनर्विलोकन करने का अधिकार किसको किसको है? आपको मैंने 3 चीज बताई। पहले चीज तो ये अपील में सबसे छोटा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उपखंड अधिकारी, सब डिविजनल ऑफिसर। दूसरा मैंने क्या बताया कि भाई पुनरीक्षण करने का किस किस के पास कौन कौन सी अथॉरिटी है? पहला तो मंडल, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका कमिश्नर, और तीसरा आपका क्या है, कलेक्टर साहब, और चौथा आपका क्या है, जिला सर्वेक्षण अधिकारी। तो ये 4 अथॉरिटीज हैं जिनको पुनरीक्षण करने का अधिकार है। ठीक, अब आते हैं पुनर्विलोकन में। पुनर्विलोकन करने का अधिकार किसके किसके पास है? पुनर्विलोकन सब अपने मामले का कर सकते हैं। ठीक, देखिए, मंडल या राजस्व अधिकारी, मंडल या राजस्व अधिकारी अपने मामले का पुनर्विलोकन कर सकते हैं। ठीक है भाई।
या तो वो स्वप्रेरणा से करेंगे खुद से, या तो कैसे करेंगे, आवेदन पर, या तो कोई पक्षकार आवेदन दे तब करेंगे। ठीक, आदेशों का पुनर्विलोकन किया जा सकता है या तो स्वप्रेरणा से या तो आवेदन से। लेकिन सुनिए, अब यहाँ पे प्रोविजो दिया हुआ है, परंतु पहला पढ़िए, आयुक्त, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी, पूर्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश। मान लीजिए कोई ऐसी चीज हो, ऐसा कोई अधिकारी हो, आयुक्त, कलेक्टर, जिला सर्वेक्षण अधिकारी, जो कि मान लीजिए मैं कलेक्टर हूं और मेरे से पहले कोई कलेक्टर साहब रहे हों, तो उन्होंने जो मेरे से पूर्व वाले जो कलेक्टर साहब हैं, उन्होंने कोई आदेश पारित किया है, और अगर उस आदेश का पुनर्विलोकन मुझे करना है तो मुझे किससे स्वीकृति लेनी होगी, मुझे स्वीकृति लेनी होगी मंडल से। वो यही कह रहा है, मुझे किससे स्वीकृति लेनी होगी, मंडल से। ये पॉइंट यही कह रहा है कि भाई मान लीजिए आयुक्त, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी कोई ऐसा आदेश पारित कर देता है जो वर्तमान में वो व्यक्ति तो कलेक्टर नहीं है, कोई और उस पद में आकर के बैठा है, तो वो अगर उसको अगर पुनर्विलोकन करना उस मामले का, तो वो कौन करेगा, उसके किसकी स्वीकृति लेनी होगी, मंडल की स्वीकृति लेनी होगी। एग्जाम्पल, मैं अगर कलेक्टर हूं, वर्तमान में मैं कलेक्टर हूं और मेरे से पहले कोई कलेक्टर साहब रहे हैं, तो मेरे से पहले जो कलेक्टर साहब रहे हैं उन्होंने कोई आदेश अगर पारित किया है, ठीक, और उस आदेश का पुनर्विलोकन मुझे करना है, तो मुझे करने से पहले मैं सबसे पहले परमिशन किसकी लूंगा, मैं लूंगा मंडल की परमिशन लूंगा। इतनी बात समझ में आई, किसकी परमिशन लूंगा, मंडल की परमिशन लूंगा। ठीक, आगे आइए और पढ़िए, एक पॉइंट क्लियर हुआ। और अगर कोई अधीनस्थ है, मतलब इनसे कोई नीचे वाला है, इनसे कोई नीचे वाला है, तो वो किसकी परमिशन लेगा, वो लेगा कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी का। कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण के अधिकारी अधीनस्थ जो भी होंगे वो परमिशन लेगा किससे, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी। अब कलेक्टर और जिला सर्वेक्षण के अधिकारी के अधीनस्थ कौन होता है, कलेक्टर के अधीनस्थ होता है एसडीओ साहब होते हैं, तहसीलदार, सब अधीनस्थ हैं। और उनके जिला सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ कौन होता है, डिप्टी सर्वे ऑफिसर होता है। ठीक, यही कह रहा है वो पहला पॉइंट समझ में आया। पहली चीज तो ये कि पुनर्विलोकन करने की आदेशों का पुनर्विलोकन धारा 51 में दिया हुआ है, और मंडल और राजस्व अधिकारियों को अपने आदेश का पुनर्विलोकन करने का अधिकार है। ठीक, वो कर सकते हैं, या तो स्वप्रेरणा से कर लें या तो आवेदन से कर लें। और पहली चीज तो अगर कोई आयुक्त और कलेक्टर है जो जिला सर्वेक्षण अधिकारी जो पूर्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अगर सुनना चाहता है तो इसको परमिशन लेनी होगी मंडल से। और अगर कोई अधीनस्थ अधिकारी है तो वो कलेक्टर से और या जिला सर्वेक्षण अधिकारी से परमिशन लेकर के उसका पुनर्विलोकन कर सकता है। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हुआ। आगे आइए, अब देखिए सेकंड पॉइंट पढ़िए, आदेश में फेरफार या उल्टा जाने से पहले सूचना का आदेश देना, सूचना देना होगा किसको, पक्षकार को। कोई पुनर्विलोकन कर रहा है कोई अधिकारी, तो अगर आपको लगता है कि इस आदेश को पलटना है या उसमें फेरफार करना है, तो सबसे पहले पक्षकारों को क्या दी जानी चाहिए, सूचना दी जानी चाहिए, सूचना देना आपको पड़ेगा। ठीक, तीसरा पॉइंट पढ़िए, किसी आदेश का अपील पुनरीक्षण हो चुका है तो पुनर्विलोकन नहीं होगा। किसी आदेश का अगर आपने अपील कर दिए हो, पुनरीक्षण हो चुका है, तब फिर उसका पुनर्विलोकन नहीं होगा। चौथा पढ़िए, निजी व्यक्तियों का मामला है तो आवेदन पर पुनर्विलोकन होगा, वो भी 45 दिन के भीतर। 45 दिन के भीतर आपको आवेदन फाइल करना होगा अगर आपका निजी व्यक्तियों का मामला है, और वो निजी व्यक्तियों का मामला जो है वो आवेदन पर ही सुना जाएगा, और उस आवेदन को 45 दिन के भीतर आपको दायर करना होगा। ठीक, तो ये थे पहला वाला पॉइंट तो मैंने बता दिया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बात आई समझ में, इसको आप अपने नोट्स में बता लेंगे। अब पुनर्विलोकन के आधार क्या है, कि किन आधारों पर पुनर्विलोकन किया जा सकता है। पहली चीज पढ़िए, पहला पॉइंट पढ़िए, नए तथा महत्वपूर्ण विषयों या साक्ष्य के पता चलने पर, या कोई आदेश पारित हो गया है उसके बाद में कोई ऐसे साक्ष्य मिल गए हों, या कोई ऐसी नई चीज मिल गई हो, या कोई ऐसा महत्वपूर्ण विषय मिल गया होगा जिसको विषय को उठाना बहुत जरूरी है न्यायालय के समक्ष, उस पर आप पुनर्विलोकन कर सकते हैं। दूसरा, अरे भाई दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि आदेश में कोई गलती या भूल हो गई, आदेश में कोई गलती या भूल हो गई हो, अब फिर आप क्या कर सकते हो, उसको उठाकर का पुनर्विलोकन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कलेक्टर साहब ने कोई आदेश पारित किया, अब उनको लग रहा है कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई, हमें फिर से इसका पुनर्विलोकन करना चाहिए, तो वो तो या तो स्वप्रेरणा से करेंगे या तो पक्षकार के आवेदन से करेंगे।
तो फिर वो क्या देखेंगे कि भाई आदेश में कोई गलती या भूल हुई है, तब फिर वो उसका पुनर्विलोकन कर सकते हैं। ठीक है भाई। तीसरा देखिए, कोई अन्य समुचित कारण हो, और कोई भी अन्य समुचित कारण जो वो अधिकारी समझे कि नहीं यार इसमें उसका पुनर्विलोकन करना चाहिए, अनिवार्य है, ये तो वो स्वप्रेरणा से करेगा या तो वो क्या करेगा, आवेदन पर करेगा। तो ठीक है, ये थी धारा 51। अगर आप इतना भी लिख के आएंगे पेपर में तो आपके लिए बहुत काम की चीज है ये। धारा 53 देखिए, एक लास्ट धारा 53 कुछ नहीं कहती, लिमिटेशन एक्ट का लागू होना। कि आपको पता है इसमें एक चीज और याद रखिएगा, इसमें अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन या पुनर्विलोकन, इन तीनों की जो परिसीमा है, टाइम लिमिट है, वो 45 दिन है। 45 दिन के भीतर आपको आवेदन फाइल करना पड़ेगा। तीनों की परिसीमा कितनी है, 45 दिन। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि भाई अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन की टाइम लिमिट कितनी, कितने दिन में आपको आवेदन फाइल करना पड़ता है, तो वो है 45 दिन। ठीक है। तो लिमिटेशन एक्ट, अगर इस लिमिटेशन एक्ट का लागू होने का मतलब ये है कि इसमें जो परिसीमा दी गई है 45 दिन दी गई है, अगर ये परिसीमा खत्म भी हो जाती है तब फिर ये लिमिटेशन का प्रयोग आप कर सकते हो। लिमिटेशन एक्ट में बताया गया है कि किस मामले को कब कब दायर करना है, इसका टाइम पीरियड बताया गया है लिमिटेशन एक्ट में। ठीक, तो वही कह रहा है, इस संहिता में अंतर्निहित किसी अभिव्यक्त उपबंध के अधीन रहते हुए परिसीमा अधिनियम 1963 के उपबंध इस संहिता के अधीन समस्त अपीलों तथा पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण हेतु समस्त आवेदन पर लागू होंगे। ठीक है भाई, लिमिटेशन एक्ट इस पर लागू होगा। तो ये था हमारा एमपीएलआरसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हमने पढ़ा अभी, अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे, आपको ये टॉपिक जो है सेट हो जाएगा, और अपनी कॉपी में इसके नोट्स बना लेंगे, उसको बार बार आप पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।